नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने, एक नई शुरुआत लेकर हम हर सुबह आते हैं और आत्मनिर्भर होते हुए भारत के सर्वांगीण विकास की तस्वीरें इस मंच के साथ करते हैं साझा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। सुप्रभात आंचल। यकीनन अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स, नया सवेरा, एक बहुत ही पावर पैक्ड शो और किस तरह से आत्मनिर्भर होते भारत की मजबूत तस्वीर आज वैश्विक मंच पर पेश हो रही है। आर्थिक विकास की भी दिखेगी झलक। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के 7 साल, जम्मू कश्मीर ने स्थापित किए विकास के नए पैमाने, दुश्मनों के हौसले पस्त, शांति और विकास की राह पर अग्रसर। झारखंड में पेपर लीक के 3 और आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मुख्यमंत्री के वादों पर छात्रों को नहीं हो रहा भरोसा। कल विधानसभा घेराव की चेतावनी। देश की आर्थिक सेहत पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आज। मौद्रिक नीति की घोषणा के साथ रेपो रेट पर टिकी सबकी निगाहें। ईरान के साथ युद्ध में मिसाइल स्टॉक खत्म होने के दावे को अमेरिका ने किया खारिज। पेंटागन ने कहा फेक न्यूज फैला रहा है मीडिया। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु 9वीं और लक्ष्य 14वीं सीट के रूप में खेलेंगे। सात्विक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता, आज ड्रॉ की घोषणा। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां 7 साल पहले 2019 में 5 अगस्त को एक नया सवेरा हुआ। दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। अनुच्छेद 370 और 35A से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के बाकी हिस्से के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सामने आए और दोनों प्रदेशों में नई व्यवस्था लागू हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान का संकल्प पूरा होने के बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मोदी सरकार के इस एक फैसले ने जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विकास के ऐसे रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चलना और बढ़ना सिखा दिया, बल्कि अलगाववाद को भी जड़ से उखाड़ने का काम किया। तो क्या बदला था 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर ने एक नया सवेरा देखा। विशेष दर्जा समाप्त, अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी और अनुच्छेद 35A समाप्त हुआ, यानी कि अलग संविधान समाप्त, अलग झंडे की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश, तो वहीं लद्दाख भी बना केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और केंद्र के सभी कानून लागू हुए, यानी कि अलग झंडे की व्यवस्था समाप्त हुई और भारतीय संविधान पूरी तरह से यहां पर लागू हो गया और नई प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर की जुबानी उसके ही बदलते हुए दौर की एक कहानी के जरिए। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं ना कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। 2020 से पहले यहाँ सिर्फ 69 अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो अप्रोक्सीमेटली 1800% जो है बूम हुआ है स्टार्ट परसेंट। उसमें आप देख सकते हो कि 1800 से ज्यादा स्टार्टअप्स नए रजिस्टर्ड हुए। देखिए, ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में चेंजेस देखने को मिली है। एज अ टूरिज्म स्टेक होल्डर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा हमेशा ये खदशा और एप्रीहेंशन रहता था कि कब कश्मीर बंद होगा, कब पथराव होगा, किस सीजन में कहाँ पे कौन सा ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से टूरिज्म को
प्रॉब्लम होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की देन से और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाए हैं उसकी वजह से पिछले आई वुड से 7, 8, 9 साल जब से भी आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुआ है तब से ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। पीसफुल माहौल है, एक्सेप्ट जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगांव में हुआ था, बट लॉन्ग लेग 3-3, 4-4 साल के लिए कुछ हुआ नहीं और डेवलपमेंट बहुत सारी हुई। कि पिछले 6-7 साल में जो डेवलपमेंट यहाँ यूथ को लेके हुई है, जो इनिशिएटिव्स यंगस्टर्स को लेके किए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं, वो वाकई में बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते थे, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स रहा करती थी। सो एक यंगस्टर को वो मौका नहीं मिलता था कि वो अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सके। लेकिन आज के वक्त में देयर आर नो स्ट्राइक्स। बच्चे अपने स्कूल्स हर दिन जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एवेन्यूज नए-नए उनके लिए खोले जा रहे हैं, नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे बड़े मेरे लिए जो एक अचीवमेंट मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे जो किसी की जान अब नहीं जाती है। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स काफ़ी हो सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज अगर घर से कोई बच्चा निकलता है तो उसकी माँ को पता होता है। आज अगर कोई भाई घर से निकलता है उसकी बहन को पता होता है। आज कोई बाप अगर घर से निकलता है उसके बच्चों को पता होता है कि हमें इसको खोने का कोई डर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। बाकी रहा सवाल यहाँ की इंडस्ट्रीज का, यहाँ आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आपने देखा कि अभी कश्मीर में पहली बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी होती है ये हम सब लोगों को पता है। तो लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट उन्होंने किया है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, दे हैव स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट दे कैन इन्वेस्ट इन कश्मीर। तो बदलते जम्मू कश्मीर ने 7 साल में बदलाव का जो दौर देखा वो काबिल तारीफ है। इस दौरान नए स्वीकृत 50 जो कॉलेजेस हैं उसमें 48 को चालू किया गया, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस को भी मंजूरी दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर हमने देखा कि रामबाग फ्लाईओवर खोला गया, IIT जम्मू को भी अपने कैंपस के तौर पर वो मिला है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ऐसी कई सुरंगें हैं जिनका नया जाल बिछा दिया गया। वहीं बात करें तो गुलमर्ग में भारतीय शीतकालीन खेलों का सफल आयोजन किया गया, यानी कि इस वक्त हम देख सकते हैं कैसे तस्वीर बदली है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार जो इस वक्त बह रही है, साल दर साल वहां पर जो पर्यटकों का आना है वो भी लगातार उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो एक नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं। और इसी के साथ जब राज्य में स्थिरता आती है, एक बेहतर माहौल होता है, तो उसके साथ जो स्थानीय युवा हैं उनके भविष्य को भी संवारा गया। आप समझे कि 7 दशकों में मात्र 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था और पिछले कुछ वर्षों में ये बढ़कर डबल डिजिट यानी कि 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। दूसरी तरफ पिछले 4 वर्षों में ही जो स्वरोजगार योजना है उसके तहत 9,81,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। और ख़ास तौर पर एग्री बेस्ड जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं उसे बढ़ावा देते हुए कश्मीरी केसर को GI टैग मिला और सेब के लिए लागू इंटरवेंशन स्कीम से भी बाजार की कीमतें स्थिर हुई हैं। तो तमाम कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल। और किस तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तस्वीर बदली है हमने यहाँ पे देखा, वहाँ से हमने लोगों की बातें सुनी। शब्बीर डार इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर डार का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, काफ़ी भावुक करने वाली हमने लोगों की सुने यहाँ पर प्रतिक्रियाएं कि पिछले 7 साल में कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है जम्मू कश्मीर में, और जो बदलाव की तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं वो भी लगातार और मजबूत हो रही है। किस तरह से देखते हैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता इन 7 वर्षों के बदलाव को? जी बिल्कुल, जैसे आपने सही बताया कि कश्मीर की जो आज तस्वीर है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की, वो चेंज की है, वो बदलाव की है। तो वो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पिछले 7 साल में जिस तरह जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है तो वो इस वक्त बिल्कुल सब लोगों के सामने है। और लोगों की भावनाएं ये एक्सप्रेस करती है कि जो बीते 7 साल में या बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर ने जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के प्रति जो तरक्की की है, जो आगे बढ़ा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो इससे पहले के शायद कभी नहीं हुआ था। यहाँ हमने देखा कि जो किस तरह से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इस वक्त घाटी जो है पूरे देश के
रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े सुरंगें हैं, आप लद्दाख जा रहे थे तो 7 साल 8 साल पहले बड़ा मुश्किल होता था विंटर में जाने के लिए। आज सोनमर्ग की जो सुरंग जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले वहां पे इनाग्रेट की है, और जोजिला जो टनल है उस पे काम शदोमत से जारी है। वो भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1-1.5 साल में वो भी तैयार होगी। तो उससे ये पता चलता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी का जो रोड नेटवर्क का जो टनल्स का है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बढ़ गया है, और उससे लोगों को, आम लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है कनेक्टिविटी की वजह से। इसके साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज हो, एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की या टीचर्स की तैनाती हो, दूर दूर इलाकों में, बॉर्डर क्षेत्रों में जहाँ कभी सड़क नहीं पहुंची थी, आज वहाँ बिजली हो, सड़क है, स्वास्थ्य की सुविधा है। तो कुल मिला के हर एक क्षेत्र में कश्मीर आगे बढ़ा है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और किस तरह से उसमें न केवल एक तो नंबर्स बढ़ रहे हैं हर साल में, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर हम बात करें, किस तरह नए नए जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ओवरऑल जो मेन सेक्टर्स है इकोनॉमी को बूस्ट करने के, टूरिज्म हो, शबीर, ये तो यकीनन हुआ ही है कि जब आप किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं तो आर्थिक गतिविधियां जो है वहां पर बढ़ती हैं। लेकिन बात अगर करें जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर, किस तरह से जब हम उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो कि बहुत पॉजिटिव रहा उनकी सोच को बदलने में, उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था की जो पूरी प्रणाली है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जी बिल्कुल, हमने देखा कि बीते साल आर्टिकल 370 हटने के पहले कश्मीर में जो है एजुकेशन सेक्टर एक मेन विक्टिम रहा है, बिकॉज यहाँ पे बंद हुआ करते थे, स्टूडेंट बिल्डिंग हुआ करती थी, तो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 10-10 दिन 5-5 दिन स्कूल बंद रहते थे। वो सब पास्ट बन गया, वो सब एक हिस्ट्री बन गई है। आज के दिन में किसी बच्चे को कोई भी दिन स्कूल का मिस नहीं होता है, क्योंकि स्कूल हर दिन खुले रहते हैं, कोई बंद नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। तो उसकी वजह से निश्चित तौर पे एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके साथ साथ इकोनॉमी और बाकी सेक्टर्स को भी मिला है। यूथ इस वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जो इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रही है, जो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ पे बात चली, अभी नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं ऐसे, और डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह पे प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में और जॉब्स की जब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उससे निश्चित तौर पर जॉब्स भी मिल रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, तो यहाँ पर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं, और किस तरह से घाटी में एक बदलाव की एक बयार बह रही है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। शबीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सुरक्षा, और अभी अपडेट मिल रहा है कि कश्मीर में रैली पर भी प्रतिबंध यहाँ पर है, और सार्वजनिक समारोह के लिए भी आधिकारिक अनुमति जरूरी है। ये इस तरह की खबरें इस वक्त आ रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी किया गया है साफ कि अफवाहों पर अब आपको ध्यान देने की नहीं जरूरत है। इसको लेकर खास तौर पर सरकार और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई, और जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट इस वक्त है। तो कश्मीर में सार्वजनिक रैलियां जो हैं उस पर उसे निकालने के लिए अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट है, और अमरनाथ यात्रा जो है, जो अभी चल रही है, जो रक्षाबंधन तक चलेगी, उसे भी स्थगित कर दिया गया। और संवेदनशील इलाके जो है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स है, उसकी तैनाती भी की गई है। और सार्वजनिक समारोह के लिए आपको आधिकारिक अनुमति लेनी होगी, तभी आप सार्वजनिक समारोह जो है उसका आयोजन कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ाया गया है। और ख़ास तौर पर कश्मीर के सभी ज़िलों में अगर कोई रैली निकाल रहा है या रैली निकालना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और सार्वजनिक समारोह के लिए आपको आधिकारिक अनुमति की ज़रूरत रहेगी। तो अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित की गई है। और जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है, और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी
लगाई गई है, क्योंकि घुसपैठ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर और भी अलर्ट में है सुरक्षाकर्मी, और ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खासतौर पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी। और इसीलिए जो जम्मू डिवीजन है उसके समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट है। हम अभी आगे जानेंगे अपने संवाददाता से कि आखिरकार क्यों जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और आज के लिए अमरनाथ यात्रा जो वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यात्रीगण वहां पर मौजूद हैं, उसे आज के लिए स्थगित किया गया है। अगर आप सार्वजनिक तौर पर कोई रैली निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको आधिकारिक अनुमति लेनी होगी किसी भी समारोह के लिए। और जो कश्मीर है वहां पर किसी भी रैली को निकालने के लिए फिलहाल प्रतिबंध किया गया है। ये बड़ी खबर खासतौर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज वो दिन है उस नई सुबह का जब जो आर्टिकल 370 है वो उसे हटाया गया था 35A, और किस तरह से उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बही। हमारे साथ शब्बीर भी जुड़े हुए हैं, अनीस जरगर भी श्रीनगर से। पहले अनीस का रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अनीस, ये जिस तरह से हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और उसके साथ साथ जो जम्मू डिवीजन है वहां पर भी, इसकी वजह क्या है? और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा को भी आज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। जी देखिए, जो यहाँ की काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने आज के दिन एनिवर्सरी जो आज है अगस्त 5 की है, उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट ये अनाउंस किए थे। उन्होंने अपने वर्कर्स को भी बोला था कि वो सड़कों पे आ जाए। कल रात को भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रोटेस्ट रैली होल्ड की थी, तो उसके चलते जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा कि तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी इन रैलीज पे पाबंदी आयद की गई है। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी रैली पे ऑफिशियल परमिशन है नहीं तो वो रैली कहीं पे भी होल्ड नहीं की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह से जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उन्होंने उन एडवाइजरीज निकाली है पब्लिक के लिए कि कहीं पे भी इन रैलीज का हिस्सा में शामिल ना हो। उसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पे यहाँ के लोगों ने ये भी प्लान किया था कि सेलिब्रेट करने के लिए वो रैलीज होल्ड करे, फिर चाहे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी वर्कर्स ने भी प्लान किया था और आम लोगों ने भी, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उन्होंने भी सेलिब्रेशन के लिए रैलीज इनेकाद की थी। लेकिन वही जहां अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया था कि ये कहीं क्लैशेस में ना बदल जाएं, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग रैलीज प्लान की गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी और लोगों की तरफ से, सेलिब्रेशन की तरफ से। उसके अलावा आज ये जो रैलीज है ये नेशनल हाईवे पे भी प्लान की गई थी। इसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा कि ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, तो जो आज के दिन अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू से लेके बालतल रूट तक पूरे इलाके जो 300-400 किलोमीटर का रास्ता है उस पर आज सस्पेंड की गई थी, ताकि वो जो यात्रा है वो जो बसेस हैं वो इन रैलीज की वजह से उनमें इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि ये टाइमली होती है ये यात्रा और ये जो व्हीकल्स है वो अप्लाई करती है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्लान। तो रैलीज की वजह से इनमें टाइम भी लग सकता था और इनकन्वीनियंस भी हो सकती थी, तो उसकी वजह से अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि आज सस्पेंड की जाए यात्रा। बिल्कुल, तो पूरी एहतियात यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और शब्बीर, फिलहाल जुड़ने के लिए नया सवेरा में बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सबका स्वागत। और अब बात करते हैं झारखंड सरकार की, जिसके खिलाफ इस समय छात्रों का गुस्सा चरम पर है। पिछले 11 दिनों से रांची के स्टेडियम में विद्यार्थी आंदोलन पर हैं और अब तो कई छात्र आमरण अनशन पर भी बैठ गए। विद्यार्थियों की JPSC सिविल सेवा PT परिणाम को रद्द करने समेत कई मांगे हैं। हेमंत सरकार विपक्ष और आंदोलनरत छात्रों के निशाने पर है। इस बीच कल विधानसभा घेराव की चेतावनी भी इनकी तरफ से दे दी गई। दरअसल कल 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच CID ने कल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। CID थाना में मामला दर्ज हुआ। कल रात छात्रों ने आंदोलन और सोरेन सरकार के बारे में क्या कुछ कहा, आइए अब वो सुनते हैं। वो भ्रष्ट लोग, वो भ्रष्ट ऑफिसर्स, वो भ्रष्ट नेता जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है। ये बारिश हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है, चाहे दिन रात बारिश हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन में जारी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा मांगों को पूरा किया जाए, JPSC में रिफॉर्म लाया जाए, JSSC में रिफॉर्म लाया जाए, एग्जाम्स को रद्द किया जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें। माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा यही अनुरोध है कि JPSC का PT रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए, ताकि अच्छे विस्तार रूप से हम छात्र फिर से देने के लिए रेडी है। अगर झारखंड सरकार उससे पहले हमारी बातें मांग लेती है, बात करती है, प्रतिनिधि अपना भेज के यहाँ पे सब कुछ सहमति होता है, तब ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो परीक्षा लीक के खिलाफ छात्र गुस्से में हैं और सोरेन सरकार ने काफी देर बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। यहाँ भरोसे की कमी साफ दिख रही है। और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अब बैकफुट पर हैं। हालांकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की और हेमंत सोरेन सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उनका ये कहना है कि भाई आप जो सरकार है वो इस मुद्दे पर गंभीर है, न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ये कहा गया उनकी तरफ से कि जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, जांच पूरी होने के बाद जो पूरी जानकारी उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। लेकिन छात्रों का क्या, छात्र के जो भविष्य है उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि कई बार जो पेपर्स जो वहाँ की एजेंसी है उसके अंतर्गत किए गए, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स यानी कि बहुत सी खामियां सामने आई और अब छात्र खुलकर सामने आए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत लंबा वक्त लगता है और ख़ास तौर पर उसकी अगर रिजल्ट्स जो हैं वो भी पब्लिक डोमेन में ना हो, उसमें कई अनियमितताएं काफ़ी वक्त से आ रही हों, तो सीधा सा सवाल छात्रों का सरकार से है कि आप इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ दिवाकर इस वक्त रांची से जुड़ गए हैं। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, लगातार जो छात्रों का रोष है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ये ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है कि जब तक जो रिपोर्ट है वो अपनी पूरी कार्रवाई नहीं करती, हम उसको पब्लिक डोमेन में करेंगे। लेकिन ऐसे में इस तरह का आश्वासन पहले भी कई बार दिया गया है, लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं एक सशक्त कदम की, एक सशक्त कार्रवाई की उम्मीद है, जिसको करने में फिलहाल जो हालिया सरकार है वो फेल नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इनका आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और आज आंदोलन का 12वां दिन है और इसके साथ ही जो हम कह सकते हैं भूख हड़ताल करने वाले छात्र जो हैं, आमरण अनशन करने वाले छात्र हैं, उसमें लड़कियां भी शामिल हो गई हैं और लगातार ये संख्या बढ़ता जा रहा है। कल 5 नए लोगों ने यहाँ पर आमरण अनशन शुरू किया है और हमारे साथ वो लोग मौजूद है। किस तरीके से आप लोग अनशन को आगे बढ़ा रही है? देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, अलग अलग हथकंडे अपनाए ताकि सरकार तक हम अपनी बातों को मनवा सके। हम लोगों ने संविधान मार्च से भी निकाला, कैंडल मार्च से भी निकाला, मसाल जुलूस भी निकाला। कहीं ना कहीं हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, आप सभी मीडिया बंधु के थ्रू। लेकिन इवन देन यहाँ पे सरकार चुप्पी साधे हुए है। पता नहीं वो इतनी मौन क्यों करते हुए हैं।
जो कि किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है हम जैसे युवाओं के साथ। पर यहाँ पे बर्बरता हो रही है। यहाँ पे कड़कती धूप में, मूसलाधार बारिश में बच्चे यहाँ पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। तो सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। हम आपको कुछ और बच्चों से बात कराते हैं जो लगातार कल से भूख हड़ताल पर है। देखिए, बापू की प्रतिमा लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और आप क्यों अब भूख हड़ताल पर बैठ गए? हमारी मांगे जितने भी पिछले 6 साल में हुए हैं परीक्षाएं, जेपीएससी और जेएसएससी का, सभी का सीबीआई से जांच हो, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा जैसा हो रहा है अभय तिवारी के पकड़ में आने से। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल हम बयान सुन रहे थे मीडिया में कि जांच चल रहा है, हम गंभीर हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको कितना ही आपको प्रमाण चाहिए? वो ये मार सामने प्रेस और मीडिया में तैर रहा है। पेपर रटाया गया था नेपाल में सीजीएल का, वो आपने सुना था। आप बोले कि हमारा आंख भी है, कान भी है, तो आप आंख से देख भी लिए वो ये मार को, कान से सुने भी थे कि नेपाल में पेपर हटाया गया है। सीआईडी ने रिपोर्ट भी दिया था प्रारंभ में, लेकिन आप नियुक्ति पत्र बांट देते हैं। उसी तरह से सहायक आचार्य, पीजीटी सभी में टुकड़ों टुकड़ों में आप नियुक्ति दे रहे हैं। आप इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। हम लोग पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चुने थे, युवा मुख्यमंत्री चुने थे कि हम लोगों की समस्याओं का आप हल निकालिएगा, रोजगार उपलब्ध कराइएगा, नौकरियां दीजिएगा, लेकिन उस सब पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नौकरियां पैसे से बेचे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पढ़े लिखे हैं इसलिए उम्मीद करते हैं, और आपको समझना चाहिए था कि अधिकारी आपको क्यों टुकड़ों टुकड़ों में अनुशंसा करते हैं नियुक्ति पत्र। तो ये देखिए, समझिए कि किस तरीके से ये मायूस भी अब छात्र हो रहे हैं। 12 दिन 13 दिन बाद इन लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। अभी आप आमरण अनशन पे बैठे हुए, क्या कुछ मांगे? आखिर ये रास्ता आपने क्यों अपनाया अब 12 दिन बाद? हम लोग संविधान के रहते 11 दिन तो हम लोग ये सरकार से मांग करें। हम लोग उसमें सरकार से ये मांगते हैं कि झारखंड में जितने भी एग्जाम हो, या जेपीएससी हो या जेपीएससी हो, सारे एग्जाम में धांधली हुई। और झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी टीडीपीएल कंपनी के जो एग्जाम लिए, जैसे एग्जाम लिए, बिल्कुल, और इतने सारी में धांधली हुई है। तो सब के सब एग्जाम में यहाँ पर धांधली हुई, और लगातार ये देख रहे हैं कि आंदोलन का यही स्वरूप है। ये भी कल से आमरण अनशन पर बैठी है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं दिवाकर, रोष है, मायूसी है, हताशा है। साफ तौर पर जिस तरह से नजर आ रहा है कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ, नौकरी बेची गई, पूरी तरह से खिलवाड़ यहाँ पर इन युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा है। अब उम्मीद यही है कि इनका जो ये रोष और ये जो मायूसी है वो पहुंचेगी सरकार के कानों तक, और देखते हैं कब तक इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो जागती है और किसी तरह का कोई फैसला यहाँ पर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नया सवेरा में जुड़ने के लिए दिवाकर। और आइए अब हम बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जहां दोनों सदनों में हंगामे के चलते लगातार जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। स्पीकर और सभापति के बार बार आग्रह करने के बावजूद पक्ष और विपक्ष में गतिरोध देखने को मिल रहा है। और विपक्ष की ओर से कल दोनों ही जो सदन है उसमें राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अब इस बिल पर आज सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा आज लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस में बैंक कार वही साक्ष्य विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है। तो पक्ष और विपक्ष में गतिरोध जारी। वहीं उच्च सदन की बात करें तो आज उस संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के में जो जजों की संख्या है ये बढ़ाने वाला प्रावधान है। लोकसभा से ये बिल पारित हो चुका है और इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो 34 से बढ़ाकर 38 होगी, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम इंक्लूड करते हैं। सरकार के इस कदम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और संविधान पीठों के गठन में भी सुविधा होगी।
तो लगातार संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और गतिरोध जारी है और विपक्ष इस समय राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा है और इस बारे में सरकार की ओर से लगातार जांच की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। तो सदन में हंगामे को लेकर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, ऋषि कुमार हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहली बात यही, लगातार जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, सरकार ने साफ किया है हर मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी लगातार जो हंगामा है वो जारी है। बेहद अहम बिलों पर चर्चा होनी है, लेकिन कामकाज ठप पड़ रहा है। क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं आज? देखिए, आज भी जिस तरीके से विपक्ष का जो रुख है, ख़ासतौर से राम मंदिर से जुड़े हुए चंदा चोरी का जो कथित मामला है उससे जुड़ा मुद्दा, और दूसरा छात्रों से जुड़े मुद्दे पर वो लगातार गतिरोध कर रहा है, सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, सदन के अंदर शोर शराबा हंगामा कर रहा है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इन पर कुछ अगर चर्चा भी होनी है तो उस चर्चा के माध्यम से सभी अपनी बात सदन के पटल पर रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी बीच सरकार ने अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की है और कुछ विधेयकों को पारित कराने में वो सफल भी हुए हैं। अगर हम देखें तो आज के, जैसे कि आपने बताया, दोनों ही महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में हैं, तो वहीं राज्यसभा में जो जजेस से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो लोकसभा में जो पारित हो चुका है उसे लौटाए जाने के लिए आज चर्चा विचार करने के बाद सूचीबद्ध किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने जजेस की संख्या को बढ़ाया था, और चूंकि यह एक वित्तीय संबंधित विधेयक भी है, जो कोर्ट के निर्माण से लेकर जो आर्टिकल 124A के तहत जजेस की संख्या और उसमें संशोधन करने का केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है, उसके तहत उसमें वित्तीय प्रावधान होने की वजह से ये एक मनी बिल के रूप में देखा जा रहा है, और इसी वजह से इसे राज्यसभा से चर्चा करके इसको लोकसभा को वापस लौटाया जाएगा, ताकि इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद इसे कानूनी रूप दिया जा सके। अब बात करें कि विपक्ष जिस तरीके से कल भी हमने देखा था, बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिला, लेकिन सरकार की पुरजोर कोशिश उसमें यही रही कि जो विधेयक हैं उनको इंट्रोड्यूस करके उसको चर्चा के लिए आगे बढ़ाएं। अब ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति आज एक बार फिर से रहती है ये देखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे के पूरे गतिरोध के बीच में जो खास तौर से प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, जिसमें प्रश्नकाल के दौरान खास तौर से सरकार से सवाल पूछने का जो विपक्ष का अधिकार है वो उसको खो रहा है, और उसको उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है कि सवाल पूछने का उनका जो राइट है वो सरकार उसको नहीं दे रही है, दूसरी तरफ जो प्रश्नकाल है, जो दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल है, अगर हम देखें तो इस मानसून सत्र में 1 और 2 दिन ही चल पाए हैं मुश्किल से। प्रश्नकाल किसी भी सत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इसमें तमाम जो तैयारी की जाती है सरकार की और विपक्ष दोनों की तरफ से, लेकिन ये हंगामे की वजह से इस पर कामकाज देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज संसद में जो विधायी कामकाज है वो पूरा हो, गतिरोध टूटे और लोकहित और जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करें तो भारत तिब्बत चीन सीमा व्यापार के तहत भारतीय व्यापारियों का पहला दल चीन से व्यापारिक वस्तुएं लेकर सुरक्षित वापस लौट आया है। लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1 अगस्त से दोबारा दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ है। 16 भारतीय व्यापारी चीन गए थे। वो बीते रविवार शिवकिला सीमा के रास्ते भारत पहुंचे, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी के बीच उनकी और उनके सामान की विस्तृत जांच हुई। जांच पूरी होने के बाद सामान को छोटी गाड़ियों में लादकर ITBP के एस्कॉर्ट सुरक्षा में छुपन ट्रेडमार्क सेंटर पहुंचाया गया, जहां एक बार फिर कस्टम विभाग सभी सामान की जांच करेगा।
व्यापारी अपने साथ चीन से व्यापार के लिए स्वीकृत 36 वस्तुओं में से चयनित उत्पाद लेकर आए हैं। इनमें मुख्य रूप से जैकेट, जूते, थर्मस, कंबल, घड़ियां और क्रॉकरी का सामान शामिल है। इस सीमा व्यापार की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम के आधार पर होता है। इसमें दोनों देशों की मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। ये व्यवस्था सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है और आज भी उसी स्वरूप में जारी है। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें वर्ल्ड वॉच के जरिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि पेंटागन के मिसाइल डिफेंस स्टॉक खतरनाक स्तर तक खत्म हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हेगसेथ ने लिखा, ये बैनर सच नहीं, CNN आपको शर्म आनी चाहिए। हम फेक न्यूज़ मीडिया से उतनी नफरत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। उनकी ये टिप्पणी CNN की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें मामले से जुड़े कई सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया था कि ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने अपने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थर्ड इंटरसेप्टर का लगभग 80% और अपने पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। CNN के अनुसार अमेरिकी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने चेतावनी दी है कि पेंटागन का गोला बारूद का स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो गया है और ईरान के साथ युद्ध से जुड़े अभियानों के दौरान प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम काफी कम हो गए हैं। रिपोर्ट में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमानों का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि संघर्ष से पहले अमेरिका के पास लगभग 452 थर्ड मिसाइलें और लगभग 2200 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे। CNN ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने संघर्ष के दौरान अपने अत्याधुनिक सटीक लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों का लगभग पूरा इस्तेमाल कर लिया था और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का स्टॉक भी काफी कम हो गया था। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस की अगर बात की जाए तो उन्होंने इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया था और इसके साथ ही और फिलहाल वक्त ब्रेक का है, उसके बाद बात करेंगे एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत और आइए बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। श्रावण यानी भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन मास और जब बात श्रावण की हो तो सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी कांवर यात्रा का स्मरण अपने आप हो जाता है। ये वही यात्रा जिसमें उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर लाखों शिव भक्त 108 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक भी करते हैं। देखिए रिपोर्ट। श्रावण मास में बिहार के सुल्तानगंज का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित अजगैबीनाथ महादेव मंदिर और नमामि गंगे घाट से श्रद्धालु
पवित्र गंगा जल भरकर बोल बम के जय घोष के साथ देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। मान्यता है कि सुल्तानगंज से लिया गया गंगा जल बिना कहीं रखे बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। करीब 108 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा बिहार और झारखंड की धरती को आस्था के सूत्र में जोड़ देती है। महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे, हर आयु के श्रद्धालु नंगे पांव इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। सावन की अष्टमी का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता गौरी की आराधना कर श्रद्धालु परिवार के सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे कांवरिया पथ पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और विश्राम की व्यापक व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी, पेयजल, चिकित्सा शिविर, शौचालय और विश्राम स्थलों के साथ इस बार पहली बार AI आधारित निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे पूरी यात्रा पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। जीविका दीदियों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई भी श्रद्धालुओं को घर जैसा भोजन उपलब्ध करा रही है। श्रावणी कांवर यात्रा केवल सुल्तानगंज से देवघर तक की पदयात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और अटूट विश्वास की वो परंपरा है जो सदियों से करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में जोड़ती आई है। हर कदम पर गूंजता बोल बम और हर हृदय में बसते बाबा वैद्यनाथ, यही इस महायात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैच द रेन पहल ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया और आने वाले समय को देखते हुए क्या महत्व है जल संरक्षण का, इस पर हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की टेरी के सलाहकार और जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार से। आइए आपको सुनवाते हैं। जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसको समझते कितना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव और वर्तमान में टेरी के सलाहकार डॉक्टर श्यामल सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर श्यामल। आपसे समझना चाहेंगे, आपका करीब 4 दशकों लंबा एक अनुभव रहा है। जब हम भारत में पानी की उपलब्धता को देखते हैं, किस तरीके से बड़ा बदलाव पिछले 1 दशक में आपने यहाँ देखा है? देखिए, पानी जो है हमारे इंडिया में, ये पानी वर्ल्ड का अगर कोई कंपेयर करेंगे 4% जो वर्ल्ड पानी का है, दैट 4% हमारा इंडिया में है। फिर भी हमारा जो पानी है, ये पानी फाइनाइट है, क्योंकि हम जो रिसोर्स, हम जो पानी कहाँ से मिलता है, हमने मानसून से मिलता है, मानसून रेन से मिलता है। मानसून रेन का जो पानी है जो आता है थ्रू आउट द ईयर, उसका 1/4 हमने यूज कर सकते हैं, ये एस्टिमेट बोल रहा है जी। तो अगर 4000 BCM पानी का, टोटल पानी का जो आता है फ्रॉम रेन, ओनली 2000 इट इज यूटिलाइजेबल, बट हम यूज कर सकते हैं ओनली 1123 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो देखिए 1/4 इसमें ग्राउंड वाटर है, इसमें सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर एंड द ग्राउंड वाटर इज रिमेनिंग वन। बिल्कुल सर, लेकिन जब हम कैच द रेन जैसे कैंपेन को देखते हैं, उनकी किस तरीके से उपलब्धि आपको नजर आती है, और क्या उसका उद्देश्य यही है कि जो पानी की उपलब्धता हो, लेकिन उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन को जब हम देखते हैं वो भी पूरा हो सके? देखिए, पानी जो रेन से आते हैं, कितना हम यूज करते हैं, 8%, ओनली 8% ऑफ द वाटर व्हिच इज कमिंग थ्रू रेन वी आर यूजिंग, एंड द रिमेनिंग वाटर इज गोइंग टू द डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग सी। तो ये जो दैट मीन जो पानी जो आ रहा है फ्रॉम स्काई, ये पानी का स्टोर करने के लिए बहुत नीड है, बहुत जरूरी है। यानी भविष्य के लिए एक तरीके से जल सुरक्षित अगर हम चाहते हैं तो हमें इसको स्टोर करना होगा। इस बार हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था कि न सिर्फ कैच द रेन कैंपेन, बल्कि उसके बाद जो जल संरक्षण को लेकर एक पहल है वो नजर आती है। लेकिन इसमें और क्या कुछ हम कर सकते हैं आपके अनुसार? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है अमृत सरोवर, इसका मतलब है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में
75 वाटर बॉडीज करना चाहिए। एंड ये जो वाटर बॉडीज करेंगे, टैंक करेंगे, वो 10,000 क्यूबिक मीटर का साइज होगा। तो ये जो आइडिया का जो कॉन्सेप्ट आया है, अगर वाटर आप पिकअप करेंगे तो इसे स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर होता है तो हमारा जो इस इंडियन वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है जी वो बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो वाटर डिमांड है, कौन सा डिमांड कर रहे हैं वाटर डोमेस्टिक में, हम आप जो हमारा कॉलीग है कम्युनिटी कर रहे हैं। इंडस्ट्री का वाटर चाहिए, पावर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है हमारा, इवन डेटा सेंटर, एआई डेटा सेंटर भी वाटर चाहिए जी। थर्ड इज योर एग्रीकल्चर। हमारा 80% वाटर का डिमांड जो है इंडिया में तो कृषि के है जी। तो ये पानी कहाँ से आएगा? तो कृषि का जो वाटर जो यूज हो रहा है जी, उनका एफिशिएंसी है 30 to 40%। इसका मतलब है that 60% वाटर इज गोइंग डाउन, वी आर नॉट यूजिंग इट। तो ये जो सिचुएशन है इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में आप देखिए, डोमेस्टिक में हम जो अलॉटमेंट है रूरल एरिया में 55 लीटर्स पर डे, इन अर्बन एरिया लाइक दिल्ली में 165 लीटर पर डे जी। तो वो जो यूज होता है, तो एक आदमी कितना वाटर लेते हैं? 3 से 4 लीटर पर डे। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर ये जो आ रहा है हमारा दे रहा है, जल बोर्ड दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, तो ये पानी कहाँ जा रहा है? यूज होने के बाद हम यूज्ड वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं बहुत कम, ओनली 10%। तो ये जो वाटर जो यूज्ड वाटर है, जो अगर हम बोल रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी होना चाहिए जी, तो ये वाटर यूज्ड वाटर, वेस्ट वाटर बोलना नहीं चाहिए, यूज्ड वाटर है, ये फर्दर रिसाइकिल करके यूज होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब जल जीवन जैसे मिशन जो हैं वो हमारे देश में है, और इन मिशन के ज़रिए हम देखते हैं कैसे हर घर तक जो पानी है वो पहुंच रहा है, और क्या इसके साथ साथ उसका जो स्टोरेज है उस बारे में अब हर नागरिक को शायद सोचना होगा। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजस्थान में हो रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर टैंक ठीक करके पानी स्टोरेज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो गया चलने के लिए, वाटर बजटिंग। देखिए हम फाइनेंस बजटिंग करते हैं सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल पे, बट अब हम वाटर बजटिंग नहीं करते हैं। वाटर बजटिंग गांव में होना चाहिए, वार्ड में होना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। वाटर बजटिंग हम बोलेंगे दैट कितना वाटर अवेलेबल है आपका जी गांव में, तो ये अगर मिलेगा आपको, अगर आपका गांव वाटर सरप्लस है, आप एडिशनल वाटर देते हुए आप यू कैन गिव इट टू डेफिसिट एरियाज, आपका डेफिसिट है, तो ये जो आइडिया है जी, वाटर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये फ्रेमवर्क होना चाहिए जी। बट इसके लिए आपका डेटा चाहिए। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो आपको बजटिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये दोनों लिंक्ड है। तो ये जो फ्रेमवर्क जो नीति आयोग ने शुरू किया है वाटर बजटिंग, सिलेक्ट ब्लॉक्स 14-15 ब्लॉक्स में कर रहे हैं, ये हर एक ब्लॉक में हमारे it should be shifted to the village also, बट पहले ब्लॉक में कर लीजिए, उसके बाद पायलट बेसिस पे विलेज में कीजिए। तो ये जो आइडिया है इसको फ्रेमवर्क हो रहा है इंडिया में होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि जब हम रिसाइकल की बात कर रहे हैं, रीयूज की बात कर रहे हैं, या जैसे आपने कहा जो यूज्ड वाटर है कैसे उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, उसको जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक आम नागरिक, उनको शायद लगता है कि पानी क्या तो ऐसी कोई कमी अभी नहीं है। अभी हमने हाल ही में जो वैश्विक ऊर्जा संकट की जैसी स्थिति देखी, क्या अगर हम अभी से पानी के बारे में, जल के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या इस तरह की जो स्थिति है वो हमारे सामने होगी? देखिए गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है, जो स्टडी वेरियस ग्रुप ने किया है, गवर्नमेंट में किया है, नीति आयोग ने किया है, वो बोल रहा है दैट 2050 में हमारा जो वाटर का चाहिए, जो डिमांड चाहिए, क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इंडिया पॉपुलेशन बढ़ रहा है जी, इंडिया जो वाटर डिमांड है ये बढ़ेगा। तो ये जो डिमांड होगा 2050 में, ये सप्लाई से ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी। अगर ये सिचुएशन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे?
तो उसके लिए आज से ही हमें तैयारी करनी होगी और जल संरक्षण की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। इस बारे में डॉक्टर श्याम सरकार अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जाना आप सभी ने कितना महत्वपूर्ण है, जो जल ही जीवन है हम सभी कहते हैं, लेकिन इसको मानना समझना और अपने जीवन में इसको अगर हम उतार लेंगे तो शायद हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी पानी की किसी तरह की दिक्कत या किल्लत का सामना नहीं करना होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर कि जल ही जीवन है। और आइए बात करते हैं मनी मंत्रा की। मनी मंत्रा में जानिए क्या है खास। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल फंड में निवेश करते समय किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, तो पर्सनल फाइनेंस में आज हम जानेंगे कि निवेश करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए जब भी हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं, क्योंकि रिटर्न देखकर कई बार क्या होता है कि हम निवेश कर बैठते हैं कि भाई शानदार रिटर्न आ रहा है, लेकिन कंपनी के एसेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग किस तरह से है, ये हमें देखना होगा। और इसके साथ साथ सिर्फ हालिया शानदार रिटर्न यानी कि 5 साल का कम से कम पैटर्न आप फॉलो कीजिए और पूरा पैसा केवल इंटरनेशनल फंड में ना लगाएं, यानी कि पोर्टफोलियो का बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही जब हम बात करते हैं करेंसी, यानी करेंसी में अगर आप डील कर रहे हैं तो उस जोखिम को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होती रहती है। और बिना गोल के अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर रखें एक बड़े कॉर्पस के लिए, और कम से कम समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उससे बचें। एक लॉन्ग टर्म रणनीति के साथ आपको निवेश करना चाहिए। फंड के एक्सपेंस जो हैं उसके रेशियो को, वो कितना है रेशियो, मतलब बैलेंस्ड है या नहीं है, उस अप्रोच के साथ आप निवेश कीजिए। तो एक ही देश या सेक्टर पर अधिक निर्भरता से बचें। बाजार में उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखें और उसको देखकर घबरा कर निवेश ना निकालें। पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करना ना भूलें। टैक्स नियमों और निवेश से जुड़े जोखिमों को समझे बिना निवेश ना करें। तो इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करते समय रहें सावधान। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीट के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता मिली है। आज चैंपियनशिप के ड्रॉ की घोषणा होगी। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया। ताइपे ओपन की चैंपियन तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत भारतीय चुनौती की करेंगे अगुवाई। तन्वी शर्मा कोरिया ओपन में क्वालिफायर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। 17 वर्षीय तन्वी हाल ही में ताइपे ओपन जीतकर सुर्खियों में आई थी। कोरिया ओपन में पुरुष एकल में तीसरे वरीयता प्राप्त श्रीकांत पर रहेगी नजर। श्रीकांत इजराइल के डैनियल के खिलाफ अपना अभियान करेंगे शुरू। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने डूरंट कप के ग्रुप ए मुकाबले में साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 8-0 से करारी शिकस्त दी। मोहन बागान के लिए मनवीर सिंह ने शानदार हैट्रिक लगाई। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन से नाम वापस लिया। अल्कराज की कलाई में चोट लगी। और आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सर में वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले हम आपको लिए जा रहे हैं चीन। क्यों? बिल्कुल, तो चीन के गुआंगझो प्रांत में दुनिया के सबसे ऊंचे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर नाइट ड्रोन लाइट शो हुआ है और यहाँ शुरू हुआ ड्रोन लाइट शो हर किसी को रोमांचित कर रहा है। अभी पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। आप देखिए रोमांच से भरी तस्वीरें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।